Hello everyone, welcome to my channel .NET Decoded. So on this channel you will get all the basic concepts, all the important concepts related to .NET, what all interview questions answers we will be discussing. Also what you should prepare for the interview, how you can answer your questions, all these things I will be covering on this channel. So do subscribe and be a part of this community. And the first video is dedicated to Deloitte interview. So recently I appeared for Deloitte consultant as a .NET full stack developer. And what all interviewer asked me how I prepared for such questions, आज हम यही इस वीडियो में देखेंगे. तो let's start. So my first question was, as usual, mostly interviews start with this question only, that is introduce yourself. So beforehand आपको इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में क्या होता है, दिस क्वेश्चन गिव्स क्लियर आइडिया टू योर इंटरव्यूअर कि एग्जैक्ट आपको क्या आता है, आपका करंट प्रोजेक्ट क्या है, ऑल दोज थिंग्स. तो वो भी एक डायरेक्शन बेसिकली मिलती है इंटरव्यूअर की, एग्जैक्टली कहाँ पूछना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, ऑल दोज थिंग्स. तो बेसिकली अगर आप पहला ही क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो तो एक पॉजिटिविटी आप में भी आती है और इंटरव्यूअर को भी आपके बारे में एक थोड़ा सा पॉजिटिव फील होने लगता है कि एटलीस्ट दिस कैंडिडेट इज कैपेबल ऑफ आंसरिंग कॉन्फिडेंटली. तो वो बहुत मैटर करता है. तो प्लीज इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कीजिए प्रॉपरली. So what all your introduction should cover? It should cover have total years of experience, current company and designation, what all projects you worked on, what was the domain, client information, what was your responsibility, उस project में आपका role क्या था, आपने क्या किया, कैसे किया, and what is your current tech stack, मतलब आपको किस में knowledge है, .NET, React, Azure SQL and so on. बहुत लेंथी भी नहीं करना है, ब्रीफ में जितना भी आप इंफॉर्मेशन कन्वे करना कर पाओ उतना आपको ट्राई करना है. देन नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन वाज, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज. तो आपका आंसर हो सकता है, आई एम लुकिंग फॉर करियर ग्रोथ, एक्सपोजर टू लार्जर प्रोजेक्ट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और यू वांट अ बेटर रोल अलाइनमेंट एंड न्यू चैलेंजेस. आप आपके करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर आंसर एंड गिव इट टू इंटरव्यूअर. So my interviewer actually started with this question, what is garbage collection in .NET. So अगर आपको ये concept पता है तो well and good, अगर नहीं पता है तो we will definitely gonna discuss this one. तो what is garbage collection in .NET? So it is a automatic memory management process in .NET. It reclaims the memory of objects that are no longer in use. क्या होता है basically, हम जब कोडिंग करते हैं तो बहुत ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत होती है तब आप बनाते हो, बट इवेंचुअली दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, वहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं होता है, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड. तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लीन करने का काम गार्बेज कलेक्शन करता है. इट इज़ बेसिकली मैनेज बाय .NET, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. इट आइडेंटिफाइज द अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट वो क्या करता है, इट फ्रीज द मेमोरी एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट. तो गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, खुद ही आइडेंटिफाई करता है ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अभी बेसिकली रिक्वायर्ड ही नहीं है और उनको फ्री करता है, सो दैट द मेमोरी विल बी अवेलेबल फॉर न्यू ऑब्जेक्ट्स. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज इट प्रिवेंट्स मेमोरी लीक्स, इट इम्प्रूव्स एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, क्योंकि अननेसेसरी कुछ भी आपके एप्लीकेशन के मेमोरी में नहीं है. ऑप्टिमाइजेस द मेमोरी यूजेस, रिड्यूसेस द बर्डन. हाउ? बिकॉज मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, दो देर आर सम थिंग जहाँ पे आपको मैन्युअली मेमोरी मैनेज करनी पड़ती है, बट गार्बेज कलेक्शन .NET CLR जो है वो अब डेवलपर का बर्डन रिड्यूस करता है, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली मैनेजेस द मेमोरी एंड इट इंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज. तो आपको इस बारे में से प्रिपेयर करना है, नॉट नेसेसरी सारे पॉइंट्स आंसर में होने ही चाहिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. अगर आपको कंसेप्ट पता है तभी आप आंसर कर पाओगे. So yeah, next was what is managed and unmanaged memory. तो basically ये follow up question था garbage collector का, क्योंकि ये दोनों related होते हैं. So basically what is managed memory? So it is allocated and managed by .NET CLR. Objects are created on managed heap, automatically handled by garbage collector. So क्या होता है इसमें, जो भी ऐसे memory के objects है which are no longer being used or referred, वो सब clean किए जाते हैं, so that memory क्या होती है, free होती है for new objects. तो क्या होता है इसमें, .NET CLR ऑटोमेटिकली ये चीज़ें करता है, डेवलपर डोंट नीड टू
फ्री द मेमोरी एक्सप्लिसिटली। ये सेफ एंड ईजियर है क्योंकि डॉट नेट खुद कर रहा है। सो जैसे ऑब्जेक्ट्स मान लो स्ट्रिंग, अरे या क्लासेस, इन्होंने जब मेमोरी होल्ड की होती है एंड दे आर नॉट longer being used, that time garbage collection takes place, and this is done by .NET CLR. What is unmanaged memory? But obviously which is not managed by .NET CLR, it is allocated outside the managed heap. So क्या होता है, डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि टू अलोकेट एंड फ्री द मेमोरी मैन्युअली। इसमें गार्बेज कलेक्शन पिक्चर में नहीं आता है क्योंकि डॉट नेट खुद नहीं कर रहा है, तो इट्स ड्यूटी ऑफ डेवलपर। सो इट हैज़ मोर कंट्रोल बट हायर रिस्क ऑफ मेमोरी लीक्स, क्योंकि यू कैन डिसाइड व्हेन हाउ टू डू द गार्बेज कलेक्शन, इसलिए आपके पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपके एंड से मिस हुआ तो इट कैन कॉज मेमोरी लीक्स, इसलिए। तो एग्जाम्पल्स आर पॉइंटर्स, नेटिव लाइब्रेरीज, स्टैक मेमोरी एंड सो ऑन। Next question was, what is middleware and what all middleware you have used in your project? So basically जो लोगों को .NET ऑलरेडी पता है उनको पता है मिडलवेयर इज बेसिकली हार्ट ऑफ .NET आर्किटेक्चर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो होता है वो मिडलवेयर ही हैंडल करता है। सो मिडलवेयर, इट इज़ अ कंपोनेंट इन रिक्वेस्ट पाइपलाइन बेसिकली। क्या होता है मिडलवेयर पे, कैपेबिलिटीज क्या होती है, इट कैन इंस्पेक्ट, इट कैन मॉडिफाई द रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इट कैन शॉर्ट सर्किट द पाइपलाइन। क्या होता है, पाइपलाइन के अंदर मिडलवेयर कंट्रोल एक मिडलवेयर से दूसरे मिडलवेयर को पास भी होता है, या फिर वो शॉर्ट सर्किट भी। शॉर्ट सर्किट मतलब बेसिकली मिडल पाइपलाइन एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है, कंट्रोल दूसरे नेक्स्ट मिडलवेयर को पास ही नहीं होता है। इट सिट्स बिटवीन वेयर इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड फाइनल रिस्पॉन्स। सो बेसिकली हम क्या करते हैं डॉट नेट में, प्रोग्राम डॉट सी एस या स्टार्टअप फाइल में मिडलवेयर्स बेसिकली इंजेक्ट करते हैं, वहाँ पे मेंशन करते हैं व्हाट ऑल मिडलवेयर्स यू वांट टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। What all middlewares I have used? So I said authentication middleware. So authentication middleware क्या करता है? It is basically uses JWT to validate and authenticate the user. सच में जो यूजर सिस्टम को एक्सेस कर रहा है उसको एक्सेस राइट्स है या नहीं। ऑथराइजेशन क्या करता है, वो चेक करता है कि जो यूजर बेसिकली व्हाट यूजर कैन सी, व्हाट डेटा ही कैन सी, व्हाट एक्शंस यूजर कैन परफॉर्म, ये सब हम ऑथराइजेशन कंट्रोल से करते हैं। नेक्स्ट इज राउटिंग। राउटिंग में क्या होता है, बेसिकली इनकमिंग रिक्वेस्ट को अप्रोप्रिएट कंट्रोलर एंड पॉइंट से मैप किया जाता है। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, एज यू नो, अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है जो आपको कैच करने के लिए, यू कैन यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग मिडलवेयर। तो इस तरीके से और भी अगर आपके प्रोजेक्ट्स में मिडलवेयर यूज हो रहे हैं तो यू कैन ऐड एंड एक्सप्लेन। So next was scenario based question. So it was like, suppose you have an API endpoint which is taking more time to execute. What all steps will you follow to identify the same and fix it? तो इसमें क्या है वो देखना चाहते हैं बेसिकली कि आपने कभी एक्चुअली ऐसे इशू हैंडल किए हैं क्या जहाँ पे आपका एपीआई बहुत टाइम ले रहा था, आपने क्या किया, कैसे फिक्स किया। तो आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट वाइज भी आंसर दे सकते हो, मैं इन जनरल एक जेनरिक आंसर आपको बता रही हूँ। So first thing is you need to reproduce the issue and confirm. Then we need, what we can do, we can check log reports and application insight, we can analyze the request, and then we, if the issue is at database level, we need to identify the slow learning queries using SQL profiler. अगर कोई external service call हो रही है तो हमें वो भी देखना है। हमें अगर नेटवर्क में कुछ इशू है तो हमें सर्वर के रिसोर्सेस मॉनिटर करने हैं, और वी नीड टू यूज डिफरेंट बेसिकली प्रोफाइलिंग टूल्स। तो इस तरीके से अगर ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द इशू। फिक्स करने के लिए क्या होता है, अगर आपको पता चले कि सिक्वल के इसमें इशू है, देन वी नीड टू ऑप्टिमाइज द सिक्वल क्वेरीज। अगर आपको पता चले कि डेटा ज़्यादा आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, देन वी नीड टू इम्प्लीमेंट कैशिंग। अगर आपको आपकी जो डेटाबेस कॉल्स है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए वो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो रहा है, तो वी नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम्स। हमें यूज असिंक अवेट करना है इनपुट आउटपुट बाउंड ऑपरेशंस के लिए। अगर कोई एक्सटर्नल एपीआई कॉल हो रहा है तो वो थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है, उसमें टाइम आउट ये सब हैंडल करना है। देन वी हैव टू बैकग्राउंड प्रोसेसिंग थोड़े बैकग्राउंड जॉब्स में करना है, सो दैट बैकएंड में वो प्रोसेसिंग हो और अपना एपीआई पॉज ना करे। वी नीड टू ऑप्टिमाइज द कोड एंड रिमूव अननेसेसरी प्रोसेसिंग। तो बेसिकली कोड ही इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हमारा इजीली ऑप्टिमाइज्ड हो कोड और कुछ परफॉर्मेंस बॉटलनेक ना आए।
वैलिडेट कैसे करेंगे? हम फिर से रीटेस्ट करेंगे अपने एंड पॉइंट, अपना प्रीवियस रिजल्ट के साथ उसको कंपेयर करेंगे, मॉनिटर करेंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह ऐड करेंगे एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, सो यू कैन डिवाइड योर आंसर लाइक दिस: फर्स्ट, steps to identify the issue, then steps to fix the issue, and how can you validate and prevent the same. तो आप अपने प्रोजेक्ट के एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इट विल गिव एन एडिशनल इम्पैक्ट की डेवलप लाइक इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में इसमें काम किया है। So next question was, what are service lifetime in .NET and what should be the lifetime of DB context? तो अगर आपको पता है सर्विस लाइफ टाइम, सो बेसिकली .NET में 3 सर्विस लाइफ टाइम्स होती है। एक होता है ट्रांजिएंट, एक होता है स्कोप्ड और एक होता है सिंगलटन। जब हम ट्रांजिएंट की बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस, अ न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड एवरी टाइम इट इज रिक्वेस्टेड। तो अगर एक रिक्वेस्ट में मल्टीपल टाइम आपने उसको इंजेक्ट किया है तो उतने इंस्टेंस क्रिएट करता है। तो बेसिकली वेयर यू कैन यूज दिस इन लाइट वेट सर्विसेज, जैसे कोई आपका हेल्पर क्लास हो गया, कुछ मैथमेटिकल प्रोसेसिंग हो गया, या यूटिलिटी क्लासेज जो होते हैं उसमें आप ट्रांजिएंट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप में क्या होता है, पर इन बेसिकली वन इंस्टेंस पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट होता है। तो सेम इंस्टेंस विद इन द सेम रिक्वेस्ट शेयर होता है, अगर नई रिक्वेस्ट आती है तो न्यू इंस्टेंस बनता है। तो ये किसके लिए यूजफुल है? जब हम डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ काम करते हैं, then we can mark the life service lifetime as scoped. नेक्स्ट इज सिंगलटन। सिंगलटन एज द नेम सेज, सिंगलटन में क्या होता है, वन इंस्टेंस फॉर द एंटायर एप्लीकेशन शेयर होता है। तो एक ही इंस्टेंस आपके थ्रू आउट एप्लीकेशन ऑल द रिक्वेस्ट एंड ऑल द यूजर्स के साथ शेयर होता है। तो ये मोस्टली कहाँ पे यूजफुल होता है? कैशिंग, लॉगिंग, कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि आप सोचो अगर कोई कॉन्फ़िग वैल्यू है तो वो चेंज नहीं होगी, वो थ्रू आउट एप्लीकेशन लाइफ साइकिल सेम ही रहने वाली है। तो अगर वैसे कुछ सच इंस्टेंस है तो यू कैन मार्क दैट सर्विस लाइफ टाइम एज सिंगलटन। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसी में कि डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन सा सर्विस लाइफ टाइम के साथ मार्क होना चाहिए, तो आंसर इज इट शुड बी रजिस्टर्ड एज स्कोप। क्यों? क्योंकि डीबी कॉन्टेक्स्ट पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट काम करता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट इज नॉट थ्रेड शेप, इसलिए हम उसको मल्टीपल रिक्वेस्ट के साथ काम नहीं कर सकते। इट शुड बी डिस्पोज्ड एट द एंड ऑफ द रिक्वेस्ट स्कोप एंड दिस इज द रिकमेंडेड एंड डिफॉल्ट अप्रोच। तो इस तरीके से यू कैन आंसर। आपको इंटरव्यू कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि व्हाट will happen if we make db context transient or what will happen if we make db context singleton, तो आपको उस अकॉर्डिंगली आंसर करना पड़ेगा कि डेटा कॉन्करेंसी इशू हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस। तो बेसिकली ये बेसिक उप्स कंसेप्ट है, हमें लगता है इतना बेसिक इंटरव्यू में पूछेंगे नहीं फॉर सीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल और कंसल्टेंट रोल। बट ट्रस्ट मी, इंटरव्यूअर हमेशा आपका इंटरव्यू बेसिक के साथ ही स्टार्ट करते हैं। जब अगर आप उनको पता चल गया है कि आपको बेसिक आता है, देन ओनली दे मूव टू कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स एंड लॉजिक। सो अगर बेसिक ही आप वहीं पे प्रॉपरली आंसर नहीं दोगे तो फिर वो इंटरव्यू as planned नहीं जाएगा। तो what is abstract class? So it provides a blueprint of derived classes. It can have both abstract and non-abstract class and it promotes कोड reusability। तो मैं आपको बताती हूँ, ये तो हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। तो बेसिकली व्हाट abstract class is, बेसिकली एक ऐसा क्लास होता है जहाँ पे कुछ मेथड्स होती है जिसका डिक्लेरेशन डेफिनेशन होता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ होता है। कुछ मेथड्स होती है जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा होता है, दे आर जस्ट डिक्लेयर्ड। तो कब यूज करते हैं हम abstract class? क्योंकि देर आर मल्टीपल क्लासेस विच वांट टू शेयर कॉमन बेस फंक्शनैलिटी, दैट टाइम यू कैन यूज abstract class। सो abstract classes में क्या होता है, it has constructors, it has access modifiers, all those things, and a class can inherit basically a single abstract class, इसलिए abstract class बस single inheritance को support करता है। Next comes to interfaces. Interfaces is basically a pure contract एंड क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट। अगर आपने किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तो आपको उस इंटरफेस की सारी मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ता है, अदरवाइज आपको एरर आती है। तो बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको फॉलो करना ही करना है। अगर फॉलो नहीं करोगे आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा। तो इसलिए इंटरफेस कब यूज होते हैं? जब अनरिलेटेड क्लासेस कोई प्योर कॉन्ट्रैक्ट शेयर करना चाहते हैं, दैट टाइम वी यूज इंटरफेसेस। इट कंटेन्स ओनली मेथड, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, and it as a single class can implement multiple interfaces, so it enables multiple inheritance of type.
So yeah, so next follow-up and trickiest question of my interview was, what if I make all the methods of abstract class concrete methods? Will it act as an interface? क्योंकि पहले आंसर में मैंने बोला था कि abstract class में concrete एंड नॉन कॉन्क्रीट मेथड्स होती हैं बट इंटरफेस में बस कॉन्क्रीट मेथड्स होती है। तो उन्होंने पूछा अगर abstract क्लास की मैंने सारी मेथड्स को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट मेथड्स किया मतलब बस डिक्लेयर किया तो विल इट एक्ट एज एन इंटरफेस? तो इसका थोड़ा सा जवाब आपको सोच के देना है। तो इसका आंसर ये है कि नो, एन abstract class with all concrete method does not become an interface। क्योंकि abstract class and interface दोनों का पर्पस अलग है। abstract classes are used when there are some common base functionality that classes need to share and interface are used when there is some pure contract। तो डिफरेंस क्या है, abstract class में कंस्ट्रक्टर होता है, इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं। abstract class can contain field, it supports access modifiers and it can only inherited by only one base class। Interface, as on the other side, defines a contract. It cannot have instance field. A class can implement multiple inheritance and it is used to achieve multiple inheritance of a behavior। तो क्या होता है, बेसिकली अगर हम पूरे मेथड्स कॉन्क्रीट भी करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो पर्पस है वो सेम नहीं हो पाता। इसलिए abstract class and interfaces are two different things। ओके, सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन टू द इंटरव्यूअर। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा वहीं पे हम ट्विक करके ट्विस्ट करके क्वेश्चनिंग आता है। बेस आपका अगर क्लियर है तो यू कैन डेफिनेटली आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट वॉज दिस। बेसिकली क्या है कि मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 45 मिनट चला था और मुझे बहुत सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे थे विच आई विल बी कवरिंग इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो जो भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने कवर किए हैं आप उसके आंसर्स रेडी कीजिए एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन for part 1. So the question was, you have an API that is triggered by a button click and the processing takes approximately 1 hour to complete. If 100 users triggers the API concurrently, how would you design a system that handles scalability, performance and reliability? तो आपको बेसिकली क्वेश्चन समझना है, बटन क्लिक पे एक एपीआई कॉल हो रहा है। एक एपीआई बेसिकली ऑलमोस्ट इट इज टेकिंग 1 hour टू कंप्लीट। अगर 100 यूजर्स है कॉन्करेंटली एक्सेस कर रहे हैं तो आपको सिस्टम कैसे डिजाइन करना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है आप कोडिंग कैसे करोगे, क्या बनाओगे स्ट्रक्चर, वो सब आपको सिस्टम डिजाइन बताना है। कि बेसिकली इंटरव्यूअर देखना चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा अप्रोच लेते हो, आप सिस्टम डिजाइन कैसे सोचते हो, तो वही उसका आंसर होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तब तक बेसिकली मैं क्या करती हूँ, सेकेंड पार्ट के फर्स्ट में ही इसका आंसर आपको डेफिनेटली कवर करूँगी। तब तक जस्ट ट्राई टू गिव योर पर्सपेक्टिव, योर आंसर ऑन दिस क्वेश्चन and we will definitely meet in second part. So do watch second part and thank you everyone for watching.